आप अपने दोषी फैसले पर अपनी भावना के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? मैं मानता हूँ कि यह किताब में लिखा है। मुझे लगता है कि वह दोषी ठहराने वाला फैसला था, यही एक कारण है। साउथ कैरोलिना से खबर है कि एलेक मर्डॉक, जो एक कानूनी घराने का विशेषाधिकार प्राप्त बेटा है, को नया मुकदमा मिल रहा है, जो मुख्य रूप से पूर्व कलेटन काउंटी कोर्ट क्लर्क बेकी हिल की कार्रवाइयों पर आधारित है। आपने उनकी बात सुनी? मैं आपको ताज़ा जानकारी दूंगी। मैं एंजल लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। एलेक मर्डॉक साउथ कैरोलिना के बदनाम वकील अपनी पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या के दोषी पाए गए। वो 2 उम्र कैद की सजा काट रहे थे, मगर आज सब बदल गया है। साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक राय जारी की है जिसमें मर्डॉक की दोष सिद्धि रद्द कर दी गई है और मामले को नए ट्रायल के लिए आगे की कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया गया है। मैं आपको इस राय से सीधे पढ़कर सुनाती हूँ जो अभी हमारे हाथ लगी है, क्योंकि इसकी भाषा असाधारण है। इसमें लिखा है 2023 की शुरुआत में 6 हफ्तों तक पूरे देश की नजरें कॉलेटन काउंटी पर टिकी रहीं, जहां राज्य ने कुख्यात पूर्व वकील रिचर्ड अलेक्जेंडर मर्डॉक पर अपनी पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या के लिए मुकदमा चलाया। राज्य और मर्डॉक के बचाव पक्ष ने ज्यूरी के सामने पक्ष कुशलता से रखे और ट्रायल कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले की समझदारी से अध्यक्षता की। हालांकि उनकी सारी कोशिशें बेकार गई, क्योंकि कोलेटन काउंटी की कोर्ट क्लर्क रिबेका हिल ने न्याय के तराजू को अपने पक्ष में झुका दिया, जिससे मर्डॉक को निष्पक्ष जूरी द्वारा निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार नहीं मिल सका। ये साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है और ये राय सर्वसम्मति से दी गई है। कोर्ट ने इस राय के अनुसार पाया कि कोलेटन काउंटी की कोर्ट क्लर्क बेकी हिल, जिन्होंने इस मामले में दोषी फैसला पढ़ा था, उन्होंने जूरी सदस्यों से अनुचित बयान दिए। उन्होंने जूरी से कहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, और एलेक मर्डॉक की डिफेंस से धोखा न खाने को कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वो दोष सिद्धि का फैसला चाहती थी ताकि वो अपनी लिखी जा रही किताब की ज्यादा प्रतियां बेच सकें। जजों ने लिखा, हिल ने मर्डॉक की विश्वसनीयता और उसकी बचाव पक्ष पर गंभीर हमला किया, जिससे पूर्वाग्रह की धारणा लागू हो गई, जिसे राज्य खारिज नहीं कर सका। हिल का चौंकाने वाला जूरी में हस्तक्षेप, उस बेहतरीन ट्रायल जज और राज्य व बचाव पक्ष के बेहद सक्षम और पेशेवर वकीलों की मौजूदगी और जानकारी के बाहर किया गया था। हम तदनुसार मर्डॉक की याचिका को पोस्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को पलटने और इस राय के अनुरूप नए ट्रायल के लिए मामला वापस भेजने के लिए बाध्य हैं। ध्यान रहे, उस समय इनमें से किसी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था, ना जज को, ना अभियोजकों को, ना ही बचाव पक्ष को। नहीं, ये सब तो ट्रायल के बाद ही सामने आया। बेकी हिल ने ट्रायल से जुड़े अपराधों में, जैसे सार्वजनिक पद पर कदाचार और झूठी गवाही, दोषी होने की बात मानी। उन्हें जेल नहीं हुई और जूरी से छेड़छाड़ का आरोप भी नहीं लगा। मर्डॉक अभी भी आज़ाद नहीं हैं। वो 27 साल की वित्तीय अपराधों की सजा काट रहे हैं, लेकिन हत्या की दोष सिद्धियों पर नया ट्रायल मिल रहा है। कोर्ट ने कहा, हिल द्वारा जूरी पर अनुचित बाहरी प्रभाव डालने के कारण मर्डॉक की नए ट्रायल की याचिका को खारिज करने का फैसला पलटा जाता है और मामला नए ट्रायल के लिए लौटाया जाता है। राज्य ने विरोध किया और कहा कि मर्डॉक के खिलाफ सबूत मजबूत हैं। हिल की टिप्पणियां सिर्फ मूर्खतापूर्ण और क्षणिक थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभियोजन की जिम्मेदारी थी साबित करना कि जूरी के प्रभावित होने की कोई युक्ति संगत संभावना नहीं थी, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सका। अभियोजन ने कहा कि बचाव पक्ष ने नए मुकदमे के लिए गलत मानक अपनाया, लेकिन राज्य उच्च अदालत ने असहमति जताई। न्यायाधीशों ने लिखा, फोर्थ सर्किट के अनुसार रेमर अनुमान अब भी लागू है। ये सभी प्रतिवादियों को निष्पक्ष ज्यूरी से निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार देता है। यहाँ कलेटन काउंटी की कोर्ट क्लर्क हिल ने मर्डॉक की विश्वसनीयता और बचाव पक्ष पर गंभीर हमला किया, जिससे पूर्वाग्रह की धारणा लागू हो गई, जिसे राज्य नकार नहीं सका। जैसा कि शुरुआत में बताया गया था, हिल की जूरी में हस्तक्षेप की घटना ट्रायल जज और दोनों पक्षों के पेशेवर वकीलों की जानकारी के बाहर हुई थी। हम मर्डॉक की याचिका खारिज करने वाले पोस्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हैं और इस राय के अनुरूप नए ट्रायल के लिए मामला वापस भेजते हैं। निर्णय पलटा और मामला लौटाया गया। राय जारी होते ही मैंने एलेक मर्डॉक के वकील डिक हार्पोटेलियन से जल्दी बात की। वो इसे पढ़ रहे थे, लेकिन जब हमने बात की तब वो एलेक मर्डॉक को फोन पर ये खबर बता रहे थे। तो अब क्या होगा?
मैं एरिक ब्लैन को बुलाना चाहती हूँ, जो साउथ कैरोलिना के वकील हैं और एलेक मर्डॉक के कई वित्तीय अपराधों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एरिक, मैं चाहती हूँ कि आप साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। क्या आपको हुई? नहीं, फरवरी में सुनी गई मौखिक दलीलों के आधार पर बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मौखिक दलीलें चौंकाने वाली थीं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट जस्टिस टोल, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पर इतना कड़ा रुख अपनाएगा। और मुझे नहीं लगा था कि वे जज न्यूमन द्वारा वित्तीय अपराधों को शामिल करने को लेकर इतनी सख्त पूछताछ करेंगे। It was ये सुनकर चौंकाने वाला था कि उन्होंने राज्य के खिलाफ कितनी सख्ती दिखाई और हारपुटलियन, ग्रिफिन और फिल बार्बर के साथ कितनी नरमी से पेश आए। मौखिक दलीलों के आधार पर आया फैसला हैरान करने वाला नहीं है। हम मानते थे कि एलेक्स को संघीय स्तर पर राहत मिलेगी, क्योंकि यह उसके छठे संशोधन के तहत निष्पक्ष जूरी ट्रायल के अधिकार को प्रभावित करता है। लेकिन मौखिक दलीलों के आधार पर यह हैरान नहीं करता। आपको क्यों लगा कि वे गए? आपको क्यों हैरानी हुई कि वे जस्टिस टोल पर इतनी सख्ती से गए? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है एरिक, जब हम रीचलैंड काउंटी की उस अदालत के बाहर खड़े थे और आपने मुझे उसके बाद ये बताया था। नए ट्रायल की अर्जी पर हुई उस एक दिन की सुनवाई के बाद मैंने आपसे कहा था कि उसे नया ट्रायल नहीं मिलेगा। आप इतनी हैरान क्यों थी? क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग जो इस मामले से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, ने देखा कि उस सुनवाई के दौरान निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थी। जस्टिस टोल ने भी कहा था कि बेकी हिल की विश्वसनीयता संदिग्ध है। सही है, और आखिरकार उसने दोषी होने की बात नहीं मानी कि उसका ट्रायल में हस्तक्षेप करने से कोई लेना देना था। सवाल ये था कि क्या जस्टिस टोल ने राज्य का मानक लागू किया और उन्हें लगा कि स्टेट बनाम ग्रीन सही मानक था। उन्हें लगा कि 11 में से 11 जूरी सदस्यों ने साफ साफ कहा था कि उनके फैसले पर बेकी हिल की किसी भी बात या काम का कोई असर नहीं पड़ा। जिन 6 जूरी सदस्यों का मैंने प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं सुना और जूरी सदस्य जेड को उनके विरोधाभासी हलफनामों के कारण अविश्वसनीय पाया। एक वकील के तौर पर मुझे नहीं लगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इतनी सख्ती से जाएगी, जबकि असल में उन्होंने ही उन्हें एक मुश्किल फैसला लेने की स्थिति में डाल दिया था। मैंने सोचा था कि एलेक्स को राहत संघीय स्तर पर मिलेगी, राज्य स्तर पर नहीं, लेकिन मैं गलत था। इस फैसले में मैं वही पढ़ना चाहती हूँ जो न्यायाधीशों ने अपने मत में लिखा है। उन्होंने लिखा कि कॉलरटाउन काउंटी की अदालत की क्लर्क रिबेका हिल ने न्याय के तराजू पर उंगलियां रखी, जिससे मर्डॉक को निष्पक्ष जूरी के समक्ष निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार नहीं मिला। ये न्यायाधीश कह रही हैं कि जस्टिस टोल गलत थी। वे बाकी 11 जूरी सदस्यों से ज्यादा जूरी सदस्य जेड पर भरोसा कर रहे हैं। तो और शायद थोड़ा बहुत जो एग लेडी ने कहा है, लेकिन उन्होंने उस दूसरी कोर्ट क्लर्क की गवाही पर ज्यादा जोर दिया, जिसने बताया कि बेकी ने उससे उस किताब के बारे में क्या कहा था। ये बेहतर होगा अगर एलेक्स को दोषी ठहराया जाए, बजाय इसके कि जूरी किसी नतीजे पर न पहुंचे या उसे बरी कर दे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच की तरफ ज्यादा झुककर गलती की कि हमारी न्याय व्यवस्था को सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबसे बुरे लोगों के लिए भी समान रूप से काम करना चाहिए। उन्हें लगा कि इसे संविधान के छठे संशोधन के संवैधानिक अधिकार का मामला जरूरत से ज्यादा बना दिया गया। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे लगा जस्टिस टोल ने पूरी सुनवाई की थी। और आप जानते हैं, मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि जज न्यूमन का भी फैसला पलट दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह वित्तीय अपराधों में बहुत आगे और बहुत गहराई तक चले गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका विवेक इस्तेमाल करके उन्हें स्वीकार करना गलत था, लेकिन वह बहुत आगे, बहुत गहराई तक चले गए। और उन्होंने टोनी सैटरफील्ड, मेरे मुवक्किल की गवाही का हवाला दिया कि उनके भाई एक असुरक्षित वयस्क थे, जिसका वास्तव में मकसद से कोई संबंध नहीं था। मैं इससे असहमत हूं। उन्होंने कहा कि वो बहुत आगे और गहराई तक गए। इसे स्वीकार करना उनके विवेक में था, लेकिन ये ज्यादा था जैसे मुकदमे के भीतर मुकदमा। तुम्हें मानना पड़ेगा एरिक, तुम जानते हो कि वहाँ बहुत सारी गवाही थी।
सभी गवाहों की उन वित्तीय अपराधों पर गवाही के कारण मुकदमे की अवधि बढ़ गई। हाँ, लेकिन उसने इसे जोड़ा। राज्य के क्रेटन वुडर्स और जज ने इसे हत्या के करीब होने से जोड़ा कि यह असल में अप्रैल और मई में शुरू हुआ जब टोनी सैटरफील्ड ने कॉल किया। फिर जब एलेक्स ने बैंक से लोन लिया और मैगी ने उसकी गारंटी नहीं दी। हत्या की सुबह तक जब जीनी सचिंगर उनके पास आई। करीब $7,95,000 जो गायब थे मार्क टिंसली की 10 जून की सुनवाई के लिए, जिसमें एलेक्स को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाना था, वही कड़ी थी। और ऐसा लगता है कि अदालत ने भी इसे सही माना। बस उन 4 अलग-अलग वित्तीय घटनाओं के बारे में गवाही की व्यापकता सुप्रीम कोर्ट के लिए परेशानी का कारण थी। मैं जूरी सदस्यों की बात पर लौटना चाहती हूँ। आपने कहा आपके प्रतिनिधित्व वाले जूरी सदस्यों ने ये बातें नहीं सुनी, जबकि नए मुकदमे की अर्जी पर हुई उस सुनवाई में गवाही थी कि वे अलग-अलग कमरों में थे। और क्या आप ये स्वीकार नहीं करेंगी कि शायद सिर्फ इसलिए कि बेकी ने कुछ जूरी सदस्यों से बातें की, हो सकता है उसने कुछ बातें किसी जूरी सदस्य और अन्य जूरी सदस्यों से कही हों। शायद उसने ये बातें बाकी जूरी सदस्यों से नहीं कहीं। बिल्कुल, शायद उसने सबके सामने कोई सामान्य टिप्पणी नहीं की, लेकिन मेरे जूरी सदस्य एक ही कमरे में नहीं थे, बल्कि अलग-अलग कमरों में थे। वे दोनों जूरी कमरों में थे। लेकिन आप 100% सही हैं कि हम ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि बेकी ने किसी एक जूरी सदस्य से कोई निजी बातचीत नहीं की, जो उसने सभी जूरी सदस्यों से नहीं की थी। एलेक मर्डॉक को नया ट्रायल मिल रहा है। अगर एलन विल्सन या उनके पूर्ववर्ती इस मामले में दोबारा मुकदमा चलाने का फैसला करे, तो आपकी क्या भविष्यवाणी है? अभी कई लोग अटॉर्नी जनरल बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे उस पर दोबारा मुकदमा चलाएंगे। बिल्कुल, मैगी और पॉल को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की समय सीमा नहीं होती। न्याय की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती कि आप उसे कितनी दूर तक तलाशेंगे। मैंने स्टीफन गोल्डफिंच से सुना है, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। अरे अगले अटॉर्नी जनरल विद एलेक्स के उत्तराधिकारी को, मेरा मतलब है एलन के उत्तराधिकारी को ये फैसला लेना होगा। क्या हम अपने कार्यालय के संसाधनों को राज्य में और जहां भी यह मुकदमा हो सकता है वहां लगाएंगे? अगर ये क्लैरेंडन काउंटी में नहीं होगा तो कहीं और होगा। स्टीवन गोल्डफिश, जो उम्मीदवारों में है, ने तुरंत कहा था, हाँ मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने उसी दिन बताया। और तब से सभी उम्मीदवारों, डेविड पास्को और स्टम्बो ने भी कहा कि वे भी ऐसा करेंगे। दुर्भाग्यवश आप जानते हैं ऐसा होता है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कई मुकदमे होते हैं। मेरा मतलब है जॉन गोटी के भी 5 मुकदमे हुए थे, जिनमें कुछ मिस्ट्रियल भी हुए थे, लेकिन ये मुकदमा अलग होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी ट्रायल जज हों उसे फटकार रही है। अगर आप इन 404 कैरेक्टर इश्यूज को शामिल करने जा रहे हैं और आप अपना 403 प्रेजुडिशियल बैलेंसिंग टेस्ट करते हैं, अगर आप इन्हें शामिल करते हैं तो इन्हें इतना आगे मत जाने दें कि ये पूरे मुकदमे में फैल जाएं और संभवतः मुकदमे के नतीजे को प्रभावित करें। क्योंकि क्या एलेक्स को हत्या के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, या उसे हत्या के लिए इसलिए दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि वह एक धूर्त वित्तीय चोर था? ठीक है, हम आगे की जानकारी का इंतजार करेंगे। धन्यवाद एरिक ब्लैंड। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। हमें मर्डॉक डिफेंस टीम और साउथ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन के बयान मिले हैं। सबसे पहले मर्डॉक की डिफेंस टीम की ओर से बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि साउथ कैरोलिना में कानून का राज मजबूत बना हुआ है। कोर्ट ने पाया कि बेकी हिल के ट्रायल के दौरान व्यवहार ने एलेक मर्डॉक की विश्वसनीयता और डिफेंस पर असर डाला। कोर्ट ने उनके व्यवहार को सही रूप में चौंका देने वाला, शर्मनाक और साउथ कैरोलिना में अभूतपूर्व बताया। हम फैसले का सम्मान करते हैं जिसमें कहा गया है कि नया ट्रायल पहले से अलग होना चाहिए। पहली जूरी ने एलेक के वित्तीय अपराधों की 12 घंटे से ज्यादा गवाही सुनी थी। कोर्ट ने माना कि ये सबूत जरूरत से ज्यादा थे और इससे अनुचित पूर्वाग्रह हुआ। पुनः ट्रायल में इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। एलेक ने शुरू से कहा कि उसने पत्नी और बेटे की हत्या नहीं की। हम ऐसे नए ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो संविधान और इस अदालत द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप हो। अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन, जो गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं कि वे एलेक मर्डॉक का फिर से ट्रायल करेंगे। विल्सन के बयान में कहा गया है कि कोर्ट के फैसले से असहमति के बावजूद मेरा कार्यालय मैगी और पॉल की हत्या के मामले में एलेक मर्डॉक का ट्रायल जल्द कराने की पूरी कोशिश करेगा।
मैं साफ कर दूं, इस फैसले का मतलब मर्डॉक की रिहाई नहीं है। वो आर्थिक अपराधों के लिए जेल में रहेगा। कानून सब पर लागू होता है और हमेशा की तरह हम न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। एलेक मर्डॉक की साउथ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट में जीत और नए ट्रायल से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए लॉ एंड क्राइम से जुड़े रहें। क्राइम फिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं एंजेलेट लेवी हूँ। धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।